गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी लास्ट क्लास में हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFSE की वैल्यू निकालना देखा था कि D1 से लेकर के D10 तक किस तरीके से CFSE की वैल्यू चेंज होती है। उसके लिए हमें सबसे पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स में D1 से लेकर के D10 तक का कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा कि वो केंद्रीय धातु किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रखता है। उसके आधार पे हमें सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा और उस कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार के लिगेंड हैं। अगर प्रबल लिगेंड है तो फिर अलग कंडीशन होगी और दुर्बल लिगेंड है तो फिर अलग कंडीशन होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रबल लिगेंडों के लिए डेल्टा ओ का मान युग्मन ऊर्जा से ज़्यादा होता है और दुर्बल लिगेंडों के लिए युग्मन ऊर्जा का मान डेल्टा ओ से अधिक होता है। अब देखिए इसमें चतुष्फलक के केस में क्या होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा। जैसे कि मैं बात करूं चतुष्फलकीय उसमें क्या कंडीशंस रहेंगी, देख सकते हैं। उसमें क्या है कि ओनली मेटल की तरफ 4 लिगेंड आते हैं, 4 लिगेंड आते हैं। जबकि अष्टफलक में मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें कितने लिगेंड आते हैं, 6 लिगेंड आते हैं। इस तरीके से कितने लिगेंड आते हैं, 6 लिगेंड आते हैं। तो ऑब्वियसली 4 लिगेंडों का प्रतिकर्षण 6 लिगेंडों की तुलना में क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कंपेरेटिवली जो क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन है धातु के डी कक्षकों का, वो अष्टफलक की तुलना में क्या रहेगा, कम रहेगा। तो मैंने आपको बताया भी था कि डेल्टा टी इज़ लोअर देन डेल्टा ओ, और ये मैं आपको एक इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ कि डेल्टा जो ओ है वो मैं कह सकता हूँ कि जो डेल्टा टी है वो 4/9 डेल्टा ओ के बराबर होता है। 4/9 4/9 डेल्टा ओ के बराबर होता है, मतलब इतना कम होता है। 4/9 का मतलब 1 से कम आएगी ना वैल्यू इसकी, मतलब तो डेल्टा टी की वैल्यू डेल्टा ओ से 4/9 भाग ही होती है। तो इसलिए क्या होगा, हमेशा यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू कम रहेगा। देखिए अपन बात कर सकते हैं किस तरीके से कि ये जैसे 5 लिगेंड हो गए, 5 कक्षक हो गए डी कक्षक। तो यहाँ पे ऊपर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो अक्षों के बीच में जो कक्षक होंगे वो ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे। तो ये T2 है, ये कक्षक ऊपर रहेंगे और ये ई कक्षक जो है वो नीचे रहेंगे, और इन दोनों का जो गैप है वो क्या होगा, डेल्टा टी होगा। तो यहाँ पे क्या है कि हमेशा ही युग्मन ऊर्जा का मान डेल्टा टी से ज़्यादा होता है, हमेशा ही युग्मन ऊर्जा का मान डेल्टा टी से ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे प्रबल और दुर्बल लिगेंड का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। प्रबल और दुर्बल लिगेंड का क्या नहीं होता, यहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, क्योंकि हर बार इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम ऊर्जा की तरफ जाएगा। तो कम ऊर्जा कौन सी है भाई, अगर वो युग्मन करेगा तो उसको पेयरिंग ऊर्जा लेनी पड़ेगी, और ऊपर जाएगा तो उसको डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा टी का मान कम है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की किस तरीके से फिलिंग होगी, मैं आप देख लीजिए 1 2 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 में ऑक्टाहेड्रल में तो क्या होता था कि अगर पी का मान डेल्टा ओ से ज़्यादा है तो फिर अपन क्या करते थे, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजते थे, और अगर डेल्टा का मान पी से जाता है तो नीचे पेयरिंग कराते थे। यहाँ पे क्या होगा, हमेशा ऑलवेज, ये कौन सी कंडीशन है, ऑलवेज कंडीशन है, ऑलवेज कंडीशन, पी इज ग्रेटर देन डेल्टा टी। तो अपन कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन तीसरे में यहाँ जाएगा, चौथे में यहाँ जाएगा और 5 में यहाँ, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। इस तरीके से ये कंडीशन रहेगी D1 से लेके D10। इसमें प्रबल और दुर्बल लिगेंडों का कोई कंसेप्ट इसके अंदर नहीं होगा। इसमें डायरेक्टली क्या होगा कि D1 D2 फिर D3 हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, बिकॉज ऑलवेज
डेल्टा टी की वैल्यू पेयरिंग ऊर्जा से कम होती है। अब इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। D4 विन्यास के लिए जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ, D4 विन्यास के लिए अगर मैं बात करूँ तो देखिए कैसे होगा। ये आपके 5 D कक्षक हैं, ये 2 हैं। अब 1 2 3 और 4 हमेशा ऊपर जाएगा। आपको यहाँ लिगेंड देखना भी नहीं है, क्योंकि हमेशा 4 लिगेंड ही होते हैं चतुष्फलक में। 6 लिगेंडों की कंपेरेटिवली 4 लिगेंड होते हैं, इसलिए प्रतिकर्षण कम होता है। इसलिए ये जो गैप है विपाटन, इसको बोलते हैं विपाटन। ये विपाटन हमेशा कम होता है। 4 लिगेंड कम प्रतिकर्षण करेंगे तो कम विपाटन होगा। क्यों विपाटन क्यों होता है? क्योंकि लिगेंड के पास भी नेगेटिव चार्ज होता है और धातु के डी कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉनों पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, उससे प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण से विपाटन होता है। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा टी है की वैल्यू हमेशा कम रहती है कंपेयर टू डेल्टा ओ। इसलिए वहाँ पे युग्मन ऊर्जा से कम और ज़्यादा होने का कंसेप्ट ही नहीं होता है। वहाँ पे तो दुर्बल और प्रबल लिगेंड होते हैं, तो इसलिए कम ज़्यादा होती है। यहाँ पे हमेशा ही डेल्टा टी की वैल्यू युग्मन ऊर्जा से कम होती है। अब यहाँ पे आपको पता ही है इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, +0.4 डेल्टा टी, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी -0.6 डेल्टा टी, इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं CFSE निकालेंगे तो क्या होगा, -0.6 डेल्टा टी इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और प्लस 0.4 डेल्टा टी इंटू 2 प्लस युग्मन कुछ है नहीं तो 0। तो अपन कह सकते हैं -1.2 डेल्टा टी प्लस 0.8 डेल्टा टी। कम कर दीजिए, -0.4 डेल्टा टी। ये आपकी CFSE आ जाएगी 0.4 डेल्टा टी माइनस में आ रही है। CFSE की वैल्यू माइनस में आना स्टेबिलिटी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? स्टेबिलिटी को दर्शाता है कि वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, क्योंकि माइनस में CFSE आने का मतलब जितनी एनर्जी नेगेटिव होगी उतना ही उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। आपको एग्जाम में अगर डेल्टा टी की वैल्यू दी हुई मिलती है, अगर एग्जाम में डेल्टा टी की वैल्यू दी हुई मिलती है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, डेल्टा टी को 0.4 से मल्टीप्लाई करके उसकी CFSE निकाल सकते हैं। ये D4। अब मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप D1 से लेकर के D10 तक की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। D1 से लेकर के D10 तक आप CFSE निकाल के देखिए, उनकी वैल्यू निकालिए। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, फ़ोन नंबर पे आप पूछ सकते हैं। CFSE निकालिए, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड का कोई चक्कर नहीं होगा। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये हमने CFSE कैलकुलेशन करना बता दिया। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में और टेट्राहेड्रल फील्ड में दोनों में हमने देख लिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं CFSE को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। किसकी बात कर रहे हैं? तो हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले आता है इसमें ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। पहला कौन सा है? ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ज्योमेट्री ज्यामिति इसको कहते हैं, संकुल की ज्यामिति। क्या बोलेंगे इसको? संकुल की ज्यामिति देखो, यहाँ पे अपन ने 2 टाइप की ज्यामिति पढ़ी है। एक आपका है ऑक्टाहेड्रल और दूसरा है टेट्राहेड्रल। मतलब पहली अपन ने देखी है अष्टफलकीय, और दूसरा देखा है अपन ने चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय। तो ये कैसे इफेक्ट करती है, अभी मैंने इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन किया कि अष्टफलक के अंदर कितने लिगेंड आते हैं? 6 लिगेंड आते हैं।
इस तरीके से। और चतुष्फलक में कितने लिगेंड आते हैं? 4 लिगेंड आते हैं। तो जितने कम लिगेंड आएंगे उतना प्रतिकर्षण कम होगा, और कम प्रतिकर्षण होगा तो फिर उसका क्या कहते हैं, विपाटन भी कम होगा, और विपाटन कम होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी कम होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेल्टा ओ की स्प्लिटिंग डेल्टा टी से ज़्यादा होती है। जो डेल्टा टी है वो 4/9 डेल्टा ओ के बराबर होता है, 4/9 डेल्टा ओ के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक जंकुल की ज्यामिति भी CFSC क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को इफेक्ट करती है, कि जितने ज़्यादा लिगेंड आएंगे तो ज़्यादा विपाटन होगा, कम लिगेंड आएंगे तो कम विपाटन होगा। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है लिगेंड की प्रकृति। कौन सी प्रकृति है? लिगेंड की प्रकृति। लिगेंड की प्रकृति सेकंड कौन सा है? लिगेंड की प्रकृति। अब देखिए लिगेंड की प्रकृति के लिए लिगेंड की प्रकृति, लिगेंड मैंने आपको बताया लिगेंड 2 टाइप के होते हैं, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड। तो अगर प्रबल लिगेंड होगा तो विपाटन ज़्यादा होगा, तो विपाटन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा। दुर्बल लिगेंड होगा तो दुर्बल लिगेंड में विपाटन ऊर्जा का मान कम होगा। तो इन लिगेंड्स को उनकी प्रबलता के आधार पर और दुर्बलता के आधार पर एक सीरीज का निर्माण किया गया है, जिस श्रेणी को स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। कौन सी श्रेणी कहा जाता है? स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। देखो ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, इसको हम स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी या इरविंग विलियम श्रेणी भी कहते हैं, क्योंकि इन साइंटिस्ट ने मिलकर के श्रेणी को बनाया था, जिसको हम इरविंग विलियम श्रेणी भी कहते हैं। और ये श्रेणी आप देख सकते हैं इस तरीके से, मैंने आप यहाँ पे दिखा रखी है। आप देख सकते हैं इसे को कार्बोनिल लिगेंड सबसे प्रबल है, फिर साइनाइड है, नाइट्रेट है, डाइपिरिडिल है, सल्फाइट है, पिरिडीन है, नाइट्रोजन है, आइसोथायोसाइनेट है, H2O है, OH है, F है, Cl, Br इस तरीके से। अब देखिए आप कहोगे सर ये याद कैसी रहेगी, तो उसमें आपको सीधा सा तरीका बता दूं कि पी ब्लॉक जो तत्व होते हैं, कौन से तत्व होते हैं? पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक तत्व में आपको पता है किस तरीके से इधर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है। तो आप ये देख लीजिए कार्बन से शुरू होने वाले जितने भी लिगेंड हैं, जैसे कि CO, CN, ये सबसे प्रबल है। फिर नाइट्रोजन से आने वाले होंगे NO2, बाइपिरिडिल, ये फिर ऑक्सीजन वाले आ रहे हैं, सल्फर, ऑक्सीजन के नीचे आता है ना सल्फर, सेलेनियम, इस तरीके से, तो ये आ जाएंगे। उसके बाद में फ्लोरीन, फिर नीचे उसके बाद में क्या आता है? क्लोरीन, फिर कौन आता है? Br, और फिर कौन आता है? I। तो ये फिर फ्लोरीन सबसे प्रबल, फिर Cl उससे दुर्बल, Br उससे दुर्बल, और I इससे दुर्बल। इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं अपन एक याद करने का, एक मैंने आपको ट्रेंड बताया कि सबसे पहले कार्बन वाले लिगेंड्स आएंगे जो प्रबल होंगे, फिर नाइट्रोजन दाता परमाणु वाले लिगेंड्स उसके बाद आते हैं। एक लमसम आइडिया बता रहा हूँ, ऑक्सीजन वाले उसके बाद में, फिर फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, Br, I, इस तरीके से हम देख सकते हैं। बाकी की जो नेक्स्ट फैक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।